इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। ठीक है। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ अ लैंड मार्क इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, एक्चुअली पहले ये समझो वर्ल्ड वॉर क्या है। वर्ल्ड वॉर उसको बोलते हैं जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इससे पहले दोनों ही जर्मनी की वजह से हुए थे। जो जर्मनी है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आती है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जर्मनी ने अपने साथ दो कंट्रीज़ को मिलाया था, इटली और जापान। और इसने जर्मनी एक सुपर पावर थी, उसने दूसरी कंट्रीज़ के साथ लड़ाई शुरू की थी। वो थी रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस। इन तीनों के साथ उसने झगड़ा किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन थे, ये लोग पहले जर्मनी से हारने लगे। फिर उन्होंने अपने साथ अमेरिका को मिलाया, तो अमेरिका ने आते ही साथ जर्मनी को हरा दिया। तो इससे प्रूव हुआ कि अमेरिका सबसे पावरफुल है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल तक चला और फिर जर्मनी हार गया। उसके बाद दोबारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब वो 1941 में शुरू हुआ और 1945 में उसका एंड हुआ। तो 1941 में भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो जर्मनी ने ही शुरू किया था। इस बार भी जर्मनी ने अपने साथ इटली और जापान को मिलाया था और उन्हीं 3 कंट्रीज़ के साथ झगड़ा किया, फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन। फिर उन्होंने फिर से जो ये था अमेरिका फिर से बीच में कूदा और उन्होंने जो रशिया, जापान वगैरह था उनका साथ दिया। जापान तो जर्मनी के साथ था। रशिया और फ्रांस और ब्रिटेन का साथ दिया और जर्मनी को हरा दिया। ठीक है। पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा तो इस बार नुकसान जापान का भी हुआ था। ठीक है। तो इस तरीके से 2 वर्ल्ड वॉर हुए, दोनों 4-4 साल तक चले। तो इन्होंने यही बताया कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो क्या हुआ था। द एलीट फोर्सेस लेड बाय द यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस एंड डिफीटेड द एक्सेस पावर्स लेड बाय जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक है। तो इन्होंने बोला है जो एलीट फोर्सेस थे वो कौन कौन से थे। यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये थे एलीट। और एक्सेस पावर में जर्मनी, इटली और जापान थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1939 से 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, द वॉर हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट द मेजर पावर्स। इसमें ये जो जितनी भी कंट्रीज़ की मैंने नाम बताए हैं सब मेजर पावर्स थी और मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड स्प्रेड आउट द रीजन आउटसाइड यूरोप। और इन्होंने, ज़रूरी नहीं है, हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें से अब एशिया है, यूरोप है, हम एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। तो इन्होंने, ऐसा नहीं था यूरोप कॉन्टिनेंट के ही थे सब, जैसे जापान था, जापान तो एशिया कॉन्टिनेंट से है। तो इस तरीके से दूसरे कॉन्टिनेंट को भी इन्होंने अफेक्ट किया था। तो द वॉर हैज़ इन्वॉल्व ऑलमोस्ट मेजर पार्ट्स। तो जो यूरोप में जो कंट्रीज़ थी, एशिया, मतलब बर्मा यानी कि अब के टाइम में इसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और इंडिया के भी नॉर्थ ईस्ट पार्ट, इन सब में इन्वॉल्व हो गए, मतलब अफेक्ट हो गए इससे। ऐसा नहीं था वर्ल्ड वॉर यूरोप में चल रहा है तो यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा था। यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे वो क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ पे उस वक्त अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। तो वो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, गांव के लोगों को जो हट्टे कट्टे होते थे उनको वहाँ पे यूरोप भेज देते थे लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग मारे जा रहे थे, इतनी बड़ी स्केल पे सेना मारी जा रही थी। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ से इंडियन पीपल को सेना में भर्ती करके वहाँ भेज देते थे। तो इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। तो ऐसा नहीं था दूसरी कंट्री से इफ़ेक्ट नहीं हो रही थी, सब कंट्री से इफ़ेक्ट हो रही थी। The war devastated the world in terms of loss of human life, civilian property,
द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड बिटवीन 1914 टू 1918। इन्होंने कहा है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, तो पहले पूरी दुनिया तब हिली थी और दूसरी बार पूरी दुनिया को झटका तब लगा था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। मैं इसको आपको एक बार एक नोटबुक पे समझाती हूँ। ये देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसका मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो एलीट पावर यानी कि यूएस, अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस इनके बीच में हुआ। ये थी। और एक्सिस पावर जर्मनी, इटली और जापान इन दोनों के बीच में हुआ। ये सभी यूएस जो है ये हमारा अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस ये सब यूरोप कॉन्टिनेंट से है, और जापान भी यूरोप कॉन्टिनेंट से, जापान और इटली भी जर्मनी और इटली भी यूरोप कॉन्टिनेंट में है और जापान एशिया कॉन्टिनेंट में है। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी 3 कॉन्टिनेंट इन्वॉल्व हुए। ये इनको बोला एलिट पावर, ये थी एक्सिस पावर। जर्मनी ने पहला वर्ल्ड वॉर शुरू किया था जो 1914 से 1918 तक चला। जर्मनी ने जापान और इटली के साथ मिलके यूएस को अगर हटा दो तो इन तीनों के ऊपर अटैक करना शुरू किया। तो 1970 में इसमें यूएस इन्वॉल्व हुआ और आते ही उसने इनको हराना चालू किया। 1 साल के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और जर्मनी की हार हो गई। जापान और इटली तो साइड हो गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था, सेम यही कंट्रीज़ थी, यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस। और एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान। दोबारा से ये तीनों एक साथ आए। फिर ये 1939 से 45 तक चला। इसमें भी सेम यही हुआ। बाद में जो यूएस है इसका इन्वॉल्वमेंट होते ही जर्मनी हार गया। पर इसमें जर्मनी के हारने के साथ साथ जापान पे भी इस बार उसने अटैक किया। जापान पे उसने 2 बॉम्ब गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। ठीक है, तो अब इस तरीके से ये 2 वर्ल्ड वॉर हुए। पर ये हॉट वर्ल्ड वॉर थे क्योंकि यहाँ पे अटैक हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 वर्ल्ड वॉर हुए और इन्हें वर्ल्ड वॉर इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। ओके, तो अभी क्या था, हमने पढ़ा कि मतलब सिर्फ इसमें वो कंट्री ही अफेक्ट नहीं हुए, बाकी की और भी आसपास की कंट्री इफेक्ट हुई। द वॉर डिवास्टेटेड द वर्ल्ड टर्म्स इन द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिविलियन प्रॉपर्टी एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड बिटवीन। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया को हिलाया था 1914 से 1918 के बीच। ठीक है, द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ तो कोल्ड वॉर की शुरुआत भी थी एक तरीके से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ। उसके बाद द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब ऑन द जापान। जब यूनाइटेड स्टेट ने 2 एटम बॉम्ब जापान पे गिराए, उसके 2 शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, अगस्त 1945 में, कॉजिंग जापान टू सरेंडर। और क्या कहा, ताकि जापान सरेंडर कर दे, इसके लिए उसने वहाँ पे 2 बॉम्ब गिराए। क्रिटिक्स ऑफ द यूएस डिसीजन to drop the bombs have argued that US knew that Japan was about to surrender and that this was unnecessary to drop the bombs। जो क्रिटिक्स थे उन्होंने यूएस के लिए बोला कि यूएस को ज़रूरत ही नहीं थी बॉम्ब गिराने की क्योंकि जापान सरेंडर करने ही वाला था, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी उन पे 2 बॉम्ब गिराने की। This suggests that US action was intended to stop Soviet Union from making military and political gains in Asia and elsewhere to show Moscow that United States was supreme। उन्होंने बोला कि उन्होंने जो 2 बॉम्ब गिराए ना जापान पे, सिर्फ इसलिए गिराए ताकि
जो सोवियत यूनियन थी वो कोई मिलिट्री अपनी मिलिट्री पावर ना बनाए, कोई पॉलिटिकल गेन्स ना ले एशिया कॉन्टिनेंट से, और वो ये शो करना चाहता था मॉस्को को कि यूनाइटेड स्टेट ही सबसे बड़ी पावर है, अमेरिका ही सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है। ये शो करने के लिए उसने जापान पर 2 बॉम्ब गिराए। ठीक है। US supporters have argued that dropping of atomic bomb was necessary to end the war quickly and stop further loss of American allied lives। तो जो उसके फेवर में थे अमेरिका के, उन्होंने बोला कि वहाँ एटम बॉम्ब गिराना इसलिए ज़रूरी था ताकि जापान सरेंडर कर दे और वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए, और ताकि लोगों की जो ज़िंदगी जो इतने लोग मारे जा रहे थे वो ये सब सिलसिला ख़त्म हो जाए। तो तुम्हें पॉलिटिकल साइंस में ये भी आ सकता है कि जो अमेरिका के क्रिटिक्स थे उनका क्या कहना था एटॉमिक बॉम्ब के बारे में, और उसके जो फेवर में लोग थे उनका क्या कहना था। क्रिटिक्स बोलना चाहते थे कि वो बॉम्ब गिराना बहुत अननेसेसरी था, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, जापान सरेंडर करने वाला था, और उन्होंने बॉम्ब सिर्फ इसलिए गिराया ताकि दुनिया को वो ये शो कर सके अमेरिका की वो सुप्रीम पावर है, और वो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन को मिलिट्री अपनी खुद की मिलिट्री बनाने से रोकना चाहता था, और ताकि वो एशिया से कोई पॉलिटिकल गेन्स ना ले सके। ठीक है, ये तो क्रिटिक्स का कहना था। और उसके फेवर के लोग ये कह रहे थे, जो उसके सपोर्टर थे अमेरिका के, वो कहना चाह रहे थे कि ताकि जापान सरेंडर कर दे, जल्दी सरेंडर कर दे और युद्ध जल्दी ख़त्म हो, इसलिए उसने बॉम्ब गिराया अमेरिका ने। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। ठीक है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज राइज ऑफ 2 न्यू पावर ऑफ द ग्लोबल स्टेज। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो 2 नई पावर उभर के आई ग्लोबल स्टेज पे। विद द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, जर्मनी और जापान की हार के बाद, द डिवास्टेशन ऑफ यूरोप एंड इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन। तो 2 बड़ी वर्ल्ड पावर बनी, एक तो थी अमेरिका, दूसरी थी सोवियत यूनियन। ठीक है। While the Cold War was an outcome of the emergence of the US and the USSR as 2 supreme power rival each other, जो कोल्ड वॉर था वो एक एक्चुअली वो एक रिज़ल्ट था किसका, जो वर्ल्ड पावर बन गई थी ना, अमेरिका और USSR, सोवियत यूनियन और अमेरिका। तो अब वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड पावर बन चुकी है। 2 लोग अपने आप में बहुत ताकतवर हैं, 2 कंट्रीज़, तो उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, क्योंकि दोनों को ही पता है दोनों के पास कितनी शक्तियाँ हैं, कितनी पावर्स हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इसलिए वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक ने अटैक किया तो सामने से ही उतना ही तगड़ा जवाब मिलेगा। अब जैसे कोई बहुत कोई कंट्री है जो बहुत ही मतलब वीक है और कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो स्ट्रॉन्ग कंट्री टाइम नहीं लगाएगी वीक कंट्री पे अटैक करने पे, और वीक कंट्री कोई पंगा नहीं लेगी स्ट्रॉन्ग कंट्री से, किसी भी तरह का पंगा नहीं लेगी। क्योंकि उसको पता है उसको वीक है और वो पंगा लेगी तो उसको तो 2 मिनट में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो पर जो US और USSR थे वो दोनों अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट थे, तो इस वजह से उन दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, क्योंकि उन दोनों को पता था अगर वो अटैक करेंगे तो सामने से उतना ही जवाब भी मिलेगा। It was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bomb is too costly for any country। अब ये भी सबको पता है कि एटम बम को यूज़ करना, एटम बम अपने आप में बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट है, बहुत ही कॉस्टली है किसी कंट्री के लिए बियर करना, क्योंकि एटम बम बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट में बनते हैं। द लॉजिक इज़ सिंपल येट पावरफुल। When 2 rival powers are in possession of nuclear weapon capable of inflicting death and destruction unacceptable to each other।
अब दोनों ही जो वर्ल्ड पावर है, राइवल पावर्स थी, उनको ये पता है कि जो न्यूक्लियर पावर है, अगर वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करते हैं तो इससे दोनों ही कंट्री का इक्वली नुकसान भी होगा और जो ही दोनों कंट्री को क्या होगा, मंजूर नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका के पास है तो वो यूएसएसआर के पास भी है। न्यूक्लियर बॉम्ब में पूरा का पूरा देश उड़ाया जा सकता है, पूरा का पूरा देश तबाह किया जा सकता है। तो ऐसे में फ़ायदा तो किसी को भी नहीं है। द फुल फ्लेज वॉर इज़ अनलाइकली इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेशन, नीदर साइड वुड वॉन्ट टू रिस्क वॉर सिंस नो पॉलिटिकल गेन्स वुड जस्टिफाई द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर सोसाइटी। तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कोल्ड वॉर, यानी कि दोनों को पता है कि दोनों के पास सेम पावर है, पर फिर भी दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते, पर दोनों के बीच दुश्मनी चल रही है। तो इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर सिचुएशन, जहाँ पर हम जानबूझ के एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते। इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर वॉर both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or other side as a winner। दोनों ही साइड इतनी पावरफुल है कि अगर वहाँ न्यूक्लियर वॉर चला तो दोनों साइड बहुत बुरी तरीके से हार्म हो जाएंगी। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये साइड विनर है और वो साइड विनर है। ठीक है, even if one of them tries to attack or disable the nuclear weapons of its rival, the other would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction। अगर कोई भी एक राइवल कंट्री ये सोचे कि मैं सामने वाले के न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म कर दूं या इस तरह से, तो दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, और पर उनके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनफ हैं कि वो दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। इसी को बोलते हैं द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। कि एक सेकेंड, इसको आप ये है द लॉजिक ऑफ डिटरेंस को आप इस तरीके से समझो कि दोनों ही साइड जो यूएसए है और यूएसएसआर है, दोनों पावरफुल हैं। अगर एक ऐसा सोच रहा है कि मैं सामने वाली अपोजिट टर्म को, अपोजिट कंट्री को के न्यूक्लियर वेपन को मैं वो कर दूँ, डिसेबल कर दूँ, तो दूसरी कंट्री भी तो ऐसे ही सोच सकती है। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के बारे में, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों की कोई भी, जैसे शतरंज में होता है ना, अगर हम एक को अगर हरा रहे हैं तो दूसरे के दिमाग में भी तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी चल रही होगी। तो बोथ साइड हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक। तो दोनों के पास वो कैपेसिटी होती है कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट अटैक करें एंड टू कॉज मच डिस्ट्रक्शन, और वो दूसरे को कैसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये ना तो अफोर्ड किया जा सकता किसी वॉर के लिए। Thus Cold War in spite of being intense form of rivalry between great powers। तो इस तरीके से दो बड़ी पावर्स के बीच में इस तरीके से कोल्ड वॉर चलता है। Remain a cold and not hot shooting war। The deterrence relationship prevents war but not the rivalry between powers। ये वॉर को, जब दो सुप्रीम पावर हैं तो वो किसी हॉट वॉर को तो रोक सकते हैं, पर उनके बीच की दुश्मनी को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो वॉर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों को पता है हम कितने ताकतवर हैं और सामने वाले को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कोई भी अपने नुकसान को बियर करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कौन चाहेगा कि उसका पूरी कंट्री तबाह हो जाए। ठीक है, नोट द मेन मिलिट्री फीचर ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की मेन मिलिट्री फीचर क्या है? द टू सुप्रीम पावर ऑफ द कंट्री इन द राइवल ब्लॉक्स led by the super power were expected to behave the rational and responsible actors। जो सुप्रीम पावर है उनसे क्या हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि वो अगर किसी के पास है ना, जैसे अब तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे हेड ऑफ द फैमिली कौन है? फादर हो गए। अगर तुम्हारे फादर ही फिजूल खर्ची करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उससे बच्चे क्या सीखेंगे? वही सब सीखेंगे। तो हेड ऑफ़ द फैमिली वैसे ही रोल प्ले करता है जैसे वो बच्चे को सिखाना चाहते हैं। इसी तरीके से जो सुप्रीम पावर है, अब वो बाकी कंट्रीज़ के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। अगर उनके पास वो पावर है
तो वो उसको फालतू में दूसरी कंट्रीज़ को परेशान करने के लिए या दूसरी कंट्रीज़ को तबाह करने के लिए यूज़ ना करें। जो हमारे पास जो पावर है वो हमने अपने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रखी है, ना कि दूसरों को तबाह करने के लिए। ठीक है, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या बन जाती है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स की तरह प्ले करें। दे वर टू बी रेशनल रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस दे अंडरस्टूड द रिस्क इन द फाइटिंग वॉर्स दैट माइट इन्वॉल्व द टू सुपर पावर। उनको समझ में आना चाहिए कि अगर वो वॉर की स्टार्टिंग करते हैं तो उनसे उनका खुद का भी कितना नुकसान होगा। When two superpower and the blocks led by them are in the deterrence relationship, fighting wars will be massively destructive. अगर जो डिस्टेंट रिलेशनशिप उनके बीच में और वो वॉर में चेंज हो जाए तो बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देयरफॉर मीन्ड being restrained and avoiding the risk of another world war in the sense of Cold War managed to ensure human survival. तो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वो ये सोच के कि हमारा खुद का भी इतना नुकसान होगा लड़ाई लड़के, तो वो जिस सिचुएशन को सोच के वो रुक जाते हैं उस सिचुएशन को ही कोल्ड वॉर बोलते हैं। और इस कोल्ड वॉर की वजह से ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई सब लोग तैश में आके लड़ना मरना चालू कर दें और एक दूसरे को मारना चालू कर दें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसको बोलते हैं हॉट वॉर। और यानी कि कोल्ड वॉर वो सिचुएशन है कि दुश्मनी तो चल रही है पर वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है अटैक करने से हमारा खुद का भी कितना नुकसान होगा। आज की वीडियो में इतना। अभी नेक्स्ट वीडियो मैं आपको द इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगी। मुझे फीडबैक यूट्यूब पे देना।